उदय, पिछला क्लास जो है ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया था, आज हम ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम रिव्यू करा देते हैं। ठीक है मुकुल, तुमको आंसर देना है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए सेगमेंट है उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आई मीन डीएनए का, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक दिया था, उसमें क्या बताया था कि डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, आरएनए में भी कौन, तो एमआरएनए, और ये फिर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसी को हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, और ये जो है फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब देखो फ्रांसिस क्रिक कौन है, तो तुम लोग को पहले हम बता चुके हैं कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कौन दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। तो वही क्रिक ये भी प्रोसेस दिया था, जिसमें डीएनए से एमआरएनए प्रोसेस में को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन तक में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो पिछले क्लास हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट किए थे, आज हम लोग ट्रांसलेशन एंड टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो, क्योंकि ट्रांसलेशन के अंदर में टीआरएनए आता है, आई मीन टीआरएनए का यूज है, क्योंकि टीआरएनए ही है एक तरह का एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो कि प्रोटीन आई मीन एमिनो एसिड को अटैच करता है, पेप्टाइड बनाता है, फिर उसको वहां से टर्मिनेट भी करता है। मतलब अल्टीमेटली प्रोटीन बनाने का हेल्प टीआरएनए का है, जो कि ट्रांसलेशन के अंदर आएगा। और ट्रांसलेशन का मतलब हम क्या बताएं, एमआरएनए से प्रोटीन। तो हम लोग आज ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, बट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, हम 5 से 10 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। तो डीएनए जब एमआरएनए बनाना होता है, हम लोग को सबसे पहले 2 टाइप का सेल है, लेकिन हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में लिए हैं। ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल को लेते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक चीज बताया था कि जैसे मान लो हमको डीएनए से आरएनए बनाना है, मान लो डीएनए का सेगमेंट है, उसमें से कोई एक प्लेस को काटना भी होगा, पहले हम लोग को ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन देखना होगा, तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन हम लोग लिए थे। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, तो इसका ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका एक ही साइट होगा या 2 साइट होगा, मतलब नंबर ऑफ साइट या ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, पहला यूकैरियोटिक में ज्यादा होता है। दूसरा क्या था कि इसमें जो है डीएनए सॉरी ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज हुआ था, वो इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा था, 3 टाइप का एंजाइम था, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो था वो 3 टाइप का था। ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो तीसरा पॉलीमरेज मतलब पॉलीमरेज 3 जो होता है मेन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज हम बताए थे। अब जैसे मान लिया जाए तुम्हारा ये है, और साथ में हम लोग को 1, 2, 3 इस तीनों का अलग अलग फंक्शन भी था। जैसे हम जैसे इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे हम डीएनए से आरएनए बना रहे, तो सिर्फ एमआरएनए ही नहीं बनेगा, इसमें टीआरएनए भी बनेगा, आरआरएनए भी बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये आरएनए बना रहा है, तो उसके लिए ये सब एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें 3 एंजाइम पहले बताए थे, जैसे हम लोग को मेनली अगर एमआरएनए की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई एक ही एंजाइम होता है जो तीनों टाइप का सेल बना देगा, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। बट यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वो 3 टाइप का 1, 2 एंड 3 है। इसमें से हमको देखना है, जैसे मान लो अगर एमआरएनए की बात करते हैं, तो एमआरएनए डीएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है, और ये टीआरएनए बनाता है, और ये आरआरएनए बनाता है। तो सबका अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग को पॉलीमरेज 2 दिख रहा है एमआरएनए के लिए। ठीक है, तो इस तरह का एंजाइम को यूज करके इसको कट करके फिर एमआरएनए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ प्रोसेस भी बनाए थे, जैसे मान लो ये टेम्पलेट रीजन है, सॉरी टेम्पलेट स्टैंड है, ये इसका कोडिंग स्टैंड है। यहाँ पे एक हमारा प्रमोटर जीन था, एक टर्मिनेटर जीन था। प्रमोटर जीन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में रहता है, यहाँ से प्रमोट करता है, यहाँ से मतलब बनता है। इसके लिए 2 फैक्टर भी था, एक था सिग्मा फैक्टर, और एक था रो फैक्टर। तो इस तरह से है, हम शॉर्ट में बताए कि जैसे सिग्मा फैक्टर क्या करता है, प्रमोटर के साथ अटैच होकर ये स्टार्ट करेगा आरएनए सेगमेंट बनाने में, और रो फैक्टर अगर ये बन गया वो स्टॉप करेगा और उसको टर्मिनेट करने का काम करेगा। ये चीज था। ठीक है, जो कि मतलब इस सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर को हम लोग कॉमनली बोलते हैं कोर एंजाइम ऐसा बोला गया। और एक और चीज है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो एमआरएनए बनाने में हेल्प करेगा, तो पिछले क्लास ये भी डिस्कस किए थे
कि वो कितने सब यूनिट से बनता है। अच्छा बताओ मुकुल, बताओ कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है कितने सब यूनिट से मिलके बना था। आंसर दो मुकुल। ठीक है, डीएनए हाँ जी पॉलीमरेज सर। जो है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कितने सब यूनिट से मिलके बना था, जिसको हम लोग कोर एंजाइम कंबाइंडली बोले थे। एक बार देखो नोट्स उल्टाओ, देखो कहीं पे लिखाए हैं। दिख रहा है? 5 सब यूनिट था, पढ़े नहीं है इसका मतलब। 5 सब यूनिट था, याद करो। देखो 2 अल्फा, बीटा डैश, बीटा एंड गामा था ना। तो 2 अल्फा हाँ सर। और 3 4 1 5, और यही कंबाइंडली मिलके कोर एंजाइम। ये कोर एंजाइम का जो एंजाइम है, फैक्टर है, ये 2 फैक्टर था। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, स्टार्ट करता है, क्योंकि प्रमोटर जीन के साथ वो अटैच होकर स्टार्ट करेगा, और यहाँ तक टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर था ना जीन, या फिर यूनिट था। जब जैसे ये आरएनए बनाया, ठीक है, तो टीआरएनए के पास क्या करेगा, ये टर्मिनेट करना है, तो रो फैक्टर इसको यहाँ पे, रो फैक्टर के साथ ये अटैच होगा, और रो फैक्टर के साथ अटैच होने के बाद क्या करेगा, उसको हटा देगा, मतलब उस सेगमेंट को ही हटा देगा। जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अल्टीमेटली जब HNRNA बनाता है, यही कन्वर्ट होता है mRNA में। तो HNRNA में जब बनाता है तो वहाँ एक प्रोसेस था स्प्लाइसिंग का। क्या होता है, स्प्लाइसिंग का। अब स्प्लाइसिंग में हम क्या बताए थे, रिमूवल ऑफ नॉनसेंस कोडोन। कहने का मतलब कि जो सेंस नहीं कर रहा है, जो कोडोन नहीं काम आने वाला है, वो। अब जैसे मान लो बहुत सारा एक आरएनए बना था, उसमें इस तरह का सेगमेंट था, सपोज दैट ये सेगमेंट है, और बीच में कोई अलग अलग सेगमेंट भी कनेक्ट था, ठीक है। तो ये एमआरएनए है, जिसको हम लोग बोले थे इंट्रॉन। क्या बोले थे, इंट्रॉन। ये ब्लू में जो दिखा है इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन को रिमूव करना है तो स्प्लाइसिंग का जरूरत पड़ेगा। एक्सॉन को सारे को रिमूव कर देंगे, और ये जो सेगमेंट है ये अटैच होगा, तो अल्टीमेटली ये एमआरएनए बन जाएगा। बन गया एमआरएनए, ठीक है। ये हम बता दिए थे, ये इसलिए फिर से हम रिवाइज करा दिए, उदय फर्स्ट आया था इसीलिए, ठीक है। कोई बात नहीं। फिर आज जो हम लोग हैं स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन से, ठीक है। मतलब एमआरएनए तैयार हो गया यहाँ पे। अब ये एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए एंड टीआरएनए मिलके प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए हम लोग एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए तक जाता है या फिर आरएनए बनाता है, तो ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म सामने था। थोड़ा उदय एक बार बुक्स में पढ़ना, ठीक है, और तुम एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना रिवाइज करने के लिए। हाँ आज सर के बाद देखिए, अभी तक डाउनलोड क्या बोलते हैं, अभी तक अपलोड नहीं हुआ, आज हो जाएगा सर। अच्छा अपलोड नहीं, ठीक है, तो उसमें एक बार देख लेना, हम रिव्यू कर दिए, ठीक है। यहाँ तक देखो, अगर समझ में तुमको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो प्रॉब्लम होगा तुम पूछ ले, वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में बताए तो हो सकता है कुछ कुछ हो जाए, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग तक हम लोग समझ गए थे। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो जेनेटिक कोड है। तो हम लोग आज जेनेटिक कोड नहीं, सबसे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन जो पढ़े, अब ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। और ट्रांसलेशन में बहुत सारा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान देना है कैसे, क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, उसके लिए। तो सबसे पहले हम बताए कि एमआरएनए एंड टीआरएनए। तो सबसे पहले हम लोग टीआरएनए के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में देखो जेनेटिक कोड के बाद जब ट्रांसक्रिप्शन आता है, तुम लोग बुक उल्टा सकते हो, अगर सामने होगा बुक तो ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक दिखेगा। जेनेटिक कोड छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ाएंगे। ये अभी लगातार सीरीज में चल रहा है, तो इसलिए हम इसको पढ़ा ताकि बहुत कुछ रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जब हम लोग जाएंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन में जाओगे, तो फिर नेक्स्ट पेज तुम उल्टाओ, देखो वहां पे लिखा होगा टीआरएनए इज अ एडाप्टर मॉलिक्यूल। देखो वहां पे है, कहीं पे एनसीईआरटी है तो देखना, उसमें होगा। तो सबसे पहले हमको जानना है कि आखिर हम लोग टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि हर एक एमाइनो एसिड बनता है, कैसे बनता है, तो एमाइनो एसिड को एक साथ चेन में करना है। अब जब चेन में कर रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनाना है, तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा तभी वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो सोचो एमाइनो एसिड प्रोटीन क्या होता है, ये एमाइनो एसिड है, मान लो ये 20 एमाइनो एसिड एक साथ जुड़ गया, तो ये जोड़ने का काम कौन, टीआरएनए कर रहा है।
इसलिए टीआरएनए को हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल पहला ये जोड़ रहा है, और जब ये जोड़ेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड भी तो बनाएगा। तो पेप्टाइड फॉर्मेशन भी कौन करता है? तो टीआरएनए का ही काम है। किसका काम है? टीआरएनए का ही काम है। जब एमाइनो एसिड एक साथ कनेक्ट हो रहा है और साथ में पेप्टाइड अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो अल्टीमेटली क्या बना देगा? वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये सब नोट मत करना, बस समझ लो, क्योंकि टीआरएनए का भी हम फिगर बनाएंगे, वो बहुत अच्छे से बनाएंगे, उसको समझना। मतलब हम बस इसमें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में यही है कि पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करो, फिर उसको टीआरएनए के पास ले जाओ, टीआरएनए कैसे काम करता है एमआरएनए के साथ, ये है। बट पहले टीआरएनए के बारे में समझेंगे कि टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को अटैच करना, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को अटैच करेगा, साथ साथ में पेप्टाइड फॉर्म करेगा, और जब वो अल्टीमेटली प्रोटीन बन जाता है तो वहां से उसको एग्जिट या फिर बोलते हैं वहां से टर्मिनेट करके वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा। इस तरह ये तीनों प्रोसेस टीआरएनए में होता है। ठीक है, अब देखो हम अभी तुमको चीज बता रहे हैं कि टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल इसलिए बोला रहा है क्योंकि ये प्रोसेस होता है, बट इस प्रोसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोडोन बनना। ठीक है, जिसमें से स्टार्ट कोडोन AUG होता है और UGA स्टॉप कोडोन। मतलब जब ये कोडोन आएगा तो प्रोटीन बनना स्टार्ट, और प्रोटीन बनते 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 जब प्रोटीन अमीनो एसिड कनेक्ट हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, अल्टीमेटली वो प्रोटीन बना लिया। जब ये कोड आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडोन, जो कि कंटेन करता है तुम्हारा क्या? टीआरएनए। ध्यान देना, जो बोल रहे टीआरएनए, समझ में? अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? टीआरएनए स्टार्ट कोडोन भी रखा है जिससे अमीनो एसिड अटैच होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और जैसे प्रोटीन भी बना तो उसी तरह UGA आ जाएगा। ये एक ऐसा कोडोन है जो स्टॉप कोडोन है, मतलब जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो अमीनो एसिड जुड़ रहा है एक साथ, प्रोटीन बना रहा है, वो एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि स्टॉप इसलिए हो क्योंकि प्रोटीन बन गया, अब हमको जरूरत ही नहीं है आगे का काम, तो क्या जरूरत है? सिंपल है, हमको अगर 4 रोटी खाना है, ठीक है, 4 रोटी खाएंगे हम, 5वां में क्यों जाएंगे? उसी तरह यहाँ कि प्रोटीन बन गया, तुम आगे क्यों प्रोटीन बनाएंगे? फिर जरूरत पड़ेगा तो अपना काम करेंगे, तो जैसे प्रोटीन बनेगा तो यहाँ पे कोडोन भी आ जाएगा। ये स्टॉप कोडोन है, ये जो प्रोसेस है इसको स्टॉप कर देगा। तो स्टार्ट भी यही करेगा और स्टॉप भी यही करेगा, जो कि टीआरएनए कंटेन करता है। समझेंगे हम लोग कैसे होता है, ये चीज होता है मेनली। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल हम लोग के केस में ही बात हो रहा है, तो यूकैरियोटिक टाइप में टीआरएनए का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम जो टॉप पॉइंट बता रहे हैं। एडाप्टर मॉलिक्यूल जो टीआरएनए होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है? तो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। ये मतलब हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, अभी हम अच्छे से बनाए। ये है क्लोवर लीफ लाइक, यहाँ पे 5 डैश, यहाँ पे 3 डैश, यहाँ पे OH। ठीक है, ये चीज ये होता है टीआरएनए। मतलब सोचो टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड बनाएगा, टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड बनाएगा। अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि जब हम अमीनो एसिड को अटैच करेंगे तो ऑलमोस्ट सारा अमीनो एसिड जो है इससे अटैच होगा, अमीनो एसिड को अटैच करेगा। लेकिन जब हम मिथ्योनिन का बात करेंगे तो वो अमीनो एसिड से अटैच नहीं होके वो नेक्स्ट सेगमेंट में चला जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट क्या है वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो ये है देखो APE। ए का मतलब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, पी का मतलब पेप्टाइड बोर्ड फॉर्मेशन। नहीं दिख रहा है सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक, उधर सर ज्यादा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना टीआरएनए? हम इसमें बताएंगे आगे। ठीक है, हम एक फिगर बनाते हैं, तो इस फिगर को भी नोट करना होगा, तो उसमें तुमको हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है। एंटीकोडोन, स्टॉप कोडोन सब कुछ इसी में है, ये इंपॉर्टेंट है, तो फिगर बना देते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में हम क्या होता है, क्लोवर लीफ लाइक होता है। तो ये इस तरह का बनेगा,
ये इस तरह का बनता है, ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं, ध्यान। देखो इसमें ज्यादा कुछ हम नहीं है, जो है नीचे का मैकेनिज्म, इसलिए नीचे में हम तुमको बना के दिखाएंगे अच्छे से। सॉरी, नीचे का ही हम तुमको बताएंगे कि क्या उसका काम है। तो हम यहाँ पे उतना, इसमें बहुत कुछ है अरेंजमेंट, जैसे ये जो दे रहे हैं मतलब पॉइंट दे रहे हैं, इसका भी कुछ मकसद है, बट हम लोग मेन क्या है, नीचे वाला पार्ट को ही समझना है, इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में ये जो है हमारा, ये पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंटी कोड, एंटी कोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देना, ये वाले पार्ट को बोलते हैं एंटी कोडोन लूप। उसके बाद बोलते हैं एंटी कोडोन स्टेम, स्टेम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोडोन आर्म, कोडोन आर्म, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं टी साइसी लूप, टी साइसी आर्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी स्टीम, इसमें भी लूप, ये स्टीम ये लूप, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका ज्यादा काम है नहीं। ये है डी आर्म, ठीक है। ये है एक्सेप्टर स्टीम, तो किसको एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे अमीनो एसिड अटैचिंग, मतलब अटैकिंग साइट है, अमीनो एसिड अटैचिंग साइट, ठीक है। ध्यान रखना, क्लोवर लीफ टीआरएनए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एडाप्टर मॉलिक्यूल की बात आता है तो सबसे पहले इसका स्टेप का क्वेश्चन पूछता है, और ये मेडिकल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये जो है ये कैसा होता है, तो क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज पे बात करेंगे हम लोग, हाफ पार्ट पे बात करेंगे, ऊपर पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही जो होता है। तो सबसे फर्स्ट में एंटी कोडोन का जो पार्ट है, यहाँ पे सारा कोडिंग होता है, और हम लोग जानते हैं कोडिंग जो होता है वो 3 बेस पेयर, मतलब ATA ले लिए और इधर ले लिए ATA, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड क्या है, ये नाइट्रोजन बेस पेयर है, और यही नाइट्रोजन बेस पेयर क्या होता है, तो अमीनो एसिड बनाता है, क्या बनाता है, अमीनो एसिड, और यही अमीनो एसिड के कारण में अल्टीमेटली क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखते हैं एंटी कोडोन, तो हम तुमको पहले ही बताए कि जो स्टार्ट कोडोन है AUG होगा, क्या होगा, AUG। यहाँ पे मान लो AUG हुआ, जैसे ये कोड आया, मतलब अब एमाइनो एसिड का अटैचमेंट स्टार्ट, ये कोडोन एमाइनो एसिड का अटैचमेंट को स्टार्ट किया, पेप्टाइड बनाया, ठीक है, पहला। दूसरा, इसी में एंटी कोडोन और कोडोन क्यों बोलते हैं, देखो ये इसी में मान लो UGA आ गया, मतलब प्रोटीन बन गया, UGA आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो स्टॉप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है, यही एरिया कोडेड होता है, मतलब किसी ना किसी अमाइनो एसिड का कोडिंग होता है, और उसी बेसिस से कोड के हिसाब से हर एक कोड भी कनेक्ट होता है, तो अमाइनो एसिड भी कनेक्ट होता जाता है, और अल्टीमेटली वो प्रोटीन का सिंथेसिस में
हेल्प करता है। इसीलिए ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही पार्ट जो है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए मतलब ये हेल्प करता है, इसलिए एडाप्टर मॉलिक्यूल भी इसी को बोला गया है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कोडोन का साइट, अटैचमेंट साइट, पेप्टाइड फॉर्मेशन साइट, ये सब नहीं दे पाएगा, जो कि मेरा ये वाला पार्ट है, I mean टीआरएनए का ये पार्ट हेल्प करता है। ये देखो सेकंड चीज है, ये हम लोग समझ गए, यही चीज होता है इसमें, स्टॉप एंड स्टार्ट कोडन करके हम लोग बात किए तो ये समझ में आ गया, तो इसलिए हमने इसको एंटी कोडन बोल दिया। ठीक है, देखो दूसरा चीज क्या है कि टीआरएनए, सॉरी टीआरएनए में जो ये वाला देख रहा है टी साइड सी आर्म जो देख रहा, इसका कोई भी अभी फंक्शन नहीं पता किया गया है, बस इसका लेबल्ड करके छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओ डी आर, देखो डी आर में हम है तो यहाँ पे जो है ये हेल्प करता है राइबोसोम के अटैचमेंट में, राइबोसोम के अटैचमेंट में। अब ये राइबोसोम यहाँ कहाँ से आ गया, तो यहाँ ध्यान देना कि अगर प्रोटीन बनाना है सेल में तो प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम का जरूरत पड़ता है, और राइबोसोम जो होता है वो उसका 2 यूनिट्स होता है, 2 सब यूनिट्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में 70S होगा, और सॉरी प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S होता है। तो जैसे मान लो ये चीज तुम लोग को पता है कि इसका 50 एंड 30, ये लार्जर ये स्मॉल सब यूनिट है। 80 की बात करें तो ये होता है 60 और ये होता है 40। तो जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, ये छोटा सा यूनिट है, ये बड़ा सा यूनिट है, तो यहाँ पे एमआरएनए बना, ये यहाँ पे एमआरएनए बन गया। एमआरएनए के पास अपना अपना कोड है, और यहीं पे टीआरएनए का आई मीन यहाँ पे टीआरएनए बनता है जो कि कोडोन बना के एमआरएनए को कनेक्ट करता है, और यहीं पे प्रोटीन का सिंथेसिस में वो हेल्प करता है। तो ये राइबोसोम के अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो मतलब देखो टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल बोले हैं, बट हम लोग को एमआरएनए क्यों चाहिए, क्योंकि एमआरएनए से ही टीआरएनए कनेक्ट होके जो, क्योंकि एमआरएनए इज मतलब एक तरह का सेगमेंट है जिसमें एमाइनो एसिड है जिसका कोडिंग है, और टीआरएनए क्या होता है उसका कोड में आके कनेक्ट होके उसको बनाएगा। तो राइबोसोम उसका जगह देता है, एमआरएनए एक तरह का कोडोन है, और टीआरएनए इज एंटी कोडोन, और दोनों आके एमाइनो एसिड को अटैच करता है, फिर पेप्टाइड बना के ये बनाता है। तो राइबोसोम भी का भी फंक्शन समझ में आएगा, टीआरएनए का भी फंक्शन समझ गया, और एमआरएनए, ये जो सेगमेंट है ये एमआरएनए बना दिया, और इसमें आ गया टीआरएनए, और इसको एमआरएनए को अटैच करने कौन काम कर रहा है, तो राइबोसोम। देखो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन टीआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो कोडोन को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एमाइनो एसिड को अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ कोडोन। ठीक है, वो कोडोन अटैच हुआ, फिर वो आगे उसको बना के एमाइनो एसिड पेप्टाइड फॉर्मेशन को करते हुए वो प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, और उसको बनाया भी और उसको अलग भी किया, इसीलिए इसको बोलते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल। समझ में आया कोई दिक्कत? देखो इतना ज्यादा बोलने से बस एक बात बोलेंगे कि टीआरएनए जो है अगर नहीं होगा तो एमाइनो एसिड का अटैचमेंट नहीं होगा, सिंपल वे में समझ लो। और अगर एमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो पेप्टाइड नहीं बनेगा, और पेप्टाइड नहीं बना तो कभी भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। और यही टीआरएनए जो होता है जो एमाइनो एसिड को अटैच करता है वो कोडोन के फॉर्म में अटैच करते जाता है, बस कोडोन आया एमाइनो एसिड अटैच हुआ, कोडोन आया एमाइनो एसिड अटैच हुआ, बस इसीलिए इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल बोला गया। यही है, इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ये हम अभी बता दिए क्योंकि लास्ट टाइम पे इसका जरूरत पड़ेगा, तो हमको बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस याद रखना। नोट करो इसको। सर वेरिएबल आर्म का क्या काम है?
वेरिएबल आम का, अरे इसका बस वही अटैचमेंट में हेल्प करता है, कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग तो इसका मतलब समझ गए, ठीक है, कि ये टीआरएनए का क्या काम है, समझ में आ गया। देखो टीआरएनए का कहीं कहीं पे कुछ और फंक्शंस वगैरह है, तो खैर फंक्शंस तो बहुत है, बट टीआरएनए के केस में ये भी लिख सकते हो कि ये ट्रांसफर करता है राइबोसोम को अमीनो एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक एमआरएनए में जो कोडिंग है वो कोड नहीं हो पाएगा, तो ये आएगा तभी हो पाएगा। इसलिए वहां पे ये भी लिखा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू राइबोसोम फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब ये अमीनो एसिड को लेके जाता है और वहाँ अटैच करता है। सही बात है, क्योंकि हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, वहां दिखेगा तुमको आराम से, ठीक है ना, ये चीज है, इसको नोट करते, इसको ये चीज को याद रखना बस कि एंटी कोडन एंड कोडन, तो एंटी कोडन इसलिए बोले क्योंकि इसके साथ कनेक्ट होगा एमआरएनए का कोड, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग को ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या लिख रहा है कि एमआरएनए से जा रहे हैं हम लोग प्रोटीन में, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि आरएनए से प्रोटीन में जाते हैं, जिसमें टीआरएनए आरआरएनए एमआरएनए तीनों बनता है। तो सबसे फर्स्ट में ध्यान रखना कि कुछ कुछ प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म में, कुछ कुछ प्रोसेस है, वो हम तुमको पॉइंट वाइज लिखाएंगे, आराम से उसको समझना है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या कि अमीनो एसिड को लेके जाना है, ठीक है, बट ये अमीनो एसिड जो होता है वो डीएक्टिवेट रहता है, डीएक्टिवेट रहता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहला काम होता है कि एक्टिवेट करो अमीनो एसिड को, ठीक है। तो वहां पे जो मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, वो मैकेनिज्म में एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है और एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे ये जो है ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद जब ये एक्टिवेट होता है तो ये फिर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो उस कहाँ ट्रांसफर होगा, तो सेकंड स्टेप में हम लोग राइबोसोम का फिगर जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टेप वाइज बात करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पहला स्टेप है, स्टेप वाइज हम बता रहे हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, ये स्टेप है राइबोसोम के बारे में जान लो। तो हम लोग के पास 70S एंड 80S है, दोनों का सब यूनिट है, तो डायरेक्टली हम लोग सब यूनिट पे बात करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलर, और ये हमारा हो गया लार्जर सब यूनिट, ठीक है। लेकिन ये जो सब यूनिट है, ये जब तक अटैच नहीं होगा तब तक ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो सपोज मान लो ये एमआरएनए है और यहाँ पे एक टीआरएनए आता है, क्योंकि टी लाइक है, क्लोवर लीफ है, टीआरएनए, हम लोग यहाँ पे टी बना दिए, यहाँ का कोडोन जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं बन सकता, मैंने अटैचमेंट वगैरह। लेकिन ये सब होने से पहले जरूरी होता है क्या कि राइबोसोम को, ये जो दोनों सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है, तो दोनों को अटैच्ड करना है। तो अटैचमेंट कैसे होगा, तो साइटोप्लाज्म में ही अटैचमेंट होगा, वो Mg2+ के कारण। अगर Mg2+ हाई अमाउंट में होगा तभी ये दोनों अटैच हो सकता है, नहीं तो ये अलग होता है, डिटैच्ड होता है, ठीक है। और ये होता भी है, जब लो हो जाएगा तो डिटैच हो जाएगा, और जब हाई होगा तो ये अटैच्ड होगा, क्योंकि राइबोसोम ऑलवेज टू सब यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
क्योंकि इसके पहले हम बताए 70s जो है 50 to 30 में होगा और 60s जो होता है वो तुम्हारा 60 to 40 ये दो सब यूनिट में कन्वर्ट होता है। मान लो अगर हम इंपीरियड की बात किए तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, और अगर प्रोक्रिएट की बात किए तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 30s। ये है, दिख रहा है तुमको यूक्रेटिव? 70 सर 80 होता है सर। अच्छा ये होता है, ठीक है, ये नहीं बता। ये एक्चुअली 10 सब यूनिट्स जो होता है ना वो वेरी करता है दोनों में। इसमें भी देखो तुम जोड़ के देखोगे तो 100 चला जाएगा, ठीक है, और इसमें 10 वो नहीं मतलब सर, 10 ज्यादा चल। हाँ सर 70 सर 60 लिखे, सॉरी वो सॉरी 80 सॉरी, होगा। हाँ ठीक, 80 होगा सर। हाँ यहाँ ठीक है, ये वाला चीज तो समझ गए, ठीक है। इस वाले सीरीज में क्या है 60s से ये 40s यूक्रेटिव और ये दोनों सब यूनिट है, ये 80s होगा, गलती से 60 लिखा गया था ध्यान से, ठीक है ना। तो ये जो दोनों जो सब यूनिट होता है, इस दोनों को सब यूनिट को अगर अटैच करना है तो हम लोग को क्या चाहिए Mgu2 प्लस इन हाई अमाउंट, और ये सारा काम होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा साइटोप्लाज्म में। हम लोग का राइबोसोम तैयार है, ठीक है। कहीं कहीं पे एक mRNA के साथ में बहुत सारा राइबोसोम होता है जिसको हम लोग पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ये तुम लोग 11th में पढ़े हो गए, ठीक है, पॉलीराइबोसोम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आरएनए तैयार। अब आरएनए जब तैयार हो गया तो मेरे पास सॉरी राइबोसोम तैयार, क्या बोल रहे हैं, जब हम हमारा राइबोसोम तैयार हो गया तो वहां पे एमआरएनए भी तैयार है, अब टीआरएनए भी तैयार है। तो एमआरएनए के पास कोडिंग है, टीआरएनए के पास भी कोडिंग है, बट टीआरएनए को काम करने के लिए सबसे पहले अमीनो एसिड से अटैच होना है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड जो प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट करना है, तब वो टीआरएनए उसको लेके जाएगा राइबोसोम में और वो अपना फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ट्रांसलेशन का सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहला क्या है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, तो कुछ कुछ पॉइंट है ये हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ध्यान देना। तो एक्टिवेटेड ऑफ एमिनो एसिड, तो सबसे पहले हम लोग को एमिनो एसिड्स के बारे में बात करना है। तो ये होता कहाँ है, तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये फ्रीली रहता है, ये फ्रीली रहता है, कोई इश्यू नहीं है वहां पे उसको रहने में, वो रहता है। दूसरा चीज क्या है, अगर इसको एक्टिवेट करना है तो चाहिए हमको एटीपी रिक्वायरमेंट, आई मीन कहने का कि एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो एंजाइम है एमिनो एसिटाइल सिंथेटेज, एमिनो एसाइल सॉरी एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट में यहाँ ध्यान देना, ये हो गया एमिनो एसिड, ठीक है, और साथ साथ में एटीपी चाहिए और ये एमिनो एसिड एंजाइम भी चाहिए। तुम डायरेक्टली यहाँ पे एंजाइम लिख रहा है, तुम लोग थोड़ा सा उसको नोट करना, चलो लिख ही देते हैं, एमिनो एसाइल सिंथेटेज, ये हो गया। तो एमिनो एसिड प्रेजेंट है, एटीपी दिए इसको, ये एंजाइम वर्क कर रहा है, अब ये एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेट कैसे होगा तो समझना, एमिनो एसाइल प्लस एमिनो एसिड प्लस एटीपी था वो एएमपी में चला गया और एंजाइम आ गया इधर, एंजाइम भी साथ में है और साथ साथ में फास्फोरस 2 निकल गया। देखो यहाँ पे एटीपी था, ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो जब ट्राई से मोनो में जाएगा, कहने का मतलब 3 फास्फोरस है उसको 1 फास्फोरस जाना है, तो 2 फास्फोरस को घटाना है, तो यहाँ देखो 2p सॉरी पीपीआई यहाँ पे हट रहा है। अब जो है बोर्ड नहीं दिख रहा सर। अच्छा उधर बोर्ड नहीं दिख रहा, एक मिनट सर कैमरा को थोड़ा राइट साइड में। हाँ हाँ वही कर रहे हैं, वही कर हम देख रहे थोड़ा, एक सेकंड रुको। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है यस सर। अब ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये है हमारा एमिनो एसिड,
अमीनो एसिड के साथ में क्या है, एटीपी एंजाइम जरूरत पड़ गया, और एंजाइम के साथ सॉरी एटीपी जरूरत पड़ा, फिर एंजाइम जरूरत पड़ा। तो अब ये जब एक्टिवेट होता है तो ये जो एमिनो एसाइल एंजाइम है ये अलग हो जाएगा, एमिनो एसाइल प्रोडक्ट ये चीज अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्टिवेटेड दिख रहा है, तो एक्टिवेशन कैसे किए, जब एमिनो एसिड के साथ एटीपी था तो देखो यहाँ पे 3 फास्फोरस है, एटीपी ट्राइफॉस्फेट है। जब इसको हम लोग सॉरी मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे एक फास्फोरस में, तो 2 फास्फोरस हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखो यही चीज यहाँ पे क्या किया है, 2 फास्फोरस को हटा दिया है। अल्टीमेटली दिस इज अ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड ऐसा होता है। ये हो गया एक्टिवेटेड। अब देखो ये कहाँ पे हो रहा है भाई, तो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये हो गया साइटोप्लाज्म में। पहला मैकेनिज्म हम लोग खत्म किए, पहला मैकेनिज्म हम लोग खत्म किए जिसमें हम लोग इसमें इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट किया, क्योंकि अब ये होगा तभी ये टीआरएनए में जाएगा और वो वहां जाके एमिनो एसिड बनाएगा। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कुछ दिक्कत है? समझ गए? इसको नोट करो, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकंड स्टेप जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया सर। हो गया? ठीक है, अब समझे मुकुल? समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट जो स्टेप है, हम लोग का जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, ये एक्टिवेटेड हो गया, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, इसको हम लोग करना है, इसको ट्रांसफर करना है टू टीआरएनए के पास। क्या करना है? टीआरएनए। तो हमारा सेकंड स्टेप यही है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को ट्रांसफर करना है टू टीआरएनए में, मतलब या ट्रांसफर टीआरएनए ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसफर टीआरएनए। तो हम लोग का एक्टिवेटेड सामने था, प्लस हम लोग यहाँ पे एंजाइम भी लिए थे, बट एंजाइम बाहर हो जाएगा। साथ साथ में हम क्या लिख रहे हैं, ये टीआरएनए के साथ अटैच्ड हो गया, सेकंड में अटैच्ड हो गया। अब टीआरएनए में क्या प्रेजेंट है? एंटीकोडोन। क्या प्रेजेंट है? एंटीकोडोन। तो जब यहाँ पे एंटीकोडोन प्रेजेंट है तो वो एंटीकोडोन के पास ये जो है जाके अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। देखो एक और फिगर बनाना पड़ रहा है, बना रहे हैं, ठीक है। देखो यही चार्ज है हमारा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे ये 5 डैश था, 5 डैश था, और यहाँ 3 डैश था, इसके साथ OH था। तो यहाँ वाला पे हम लोग क्या बोले हैं, ये क्या है हमारा? एंटीकोडोन। क्या है? एंटीकोडोन। इसी के साथ अटैच्ड हो जाएगा एक्टिवेटेड इन अटैच्ड अटैच्ड एमिनो एसिड प्लस AMP। मतलब सोचो कि इसमें जो एक्टिवेटेड वाला फॉर्म है अटैच, वो किसके साथ कर रहा है? टीआरएनए के साथ, टीआरएनए के साथ। हम एक तुम लोग को एक्सेप्शन भी यहाँ पे बता देते हैं कि जो भी एमिनो एसिड है, सारा एमिनो एसिड के साथ ये अटैच्ड होगा और ये अपना फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। लेकिन मिथियोनीन, मिथियोनीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि डायरेक्टली राइबोसोम में जो mRNA है उससे उसके एमिनो एसिड से और इसके एमिनो एसिड से डायरेक्टली वो अटैच्ड नहीं होता है। वो एमिनो एसिड को छोड़ के वो पेप्टाइड के पास वो चला जाता है। इसके बाद जहां पेप्टाइड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा वहां पे वो चला जाएगा। कैसे समझना, बस याद रखना मिथियोनीन हम बार बार बोले, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये
ये मिथियोनिन हमारा क्या हो गया, अमीनो एसिड, और इसी को ना टीआरएनए लेके जा रहा है, इसी से ना अटैच हो रहा है, इसके लिए जो कोड होगा यहाँ पे वो कोड होगा, ठीक है, और वो उसको लेके जाएगा। तो पहला स्टेप में हम देखे एक्टिवेट कर लिए, दूसरा स्टेप में क्या हुआ, ये अटैच्ड हो रहा है, दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एंजाइम भी लेना है, बट एंजाइम को अलग कर देना है, यहाँ पे हम इसलिए इसको नहीं लिखे हैं, और यहाँ पे भी, यहाँ पे हम एंजाइम लिखे थे, इसी चीज को यहाँ पे अटैच हो रहा है ना, तो ये अटैच्ड एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, तो ये अमीनो एसिड एएमपी के साथ जब आया तो ये एक्टिवेट हो गया, एएमपी हुआ तो एक्टिवेट हुआ, सिंपल है, ट्राई में था मोनो में चला गया, ये हो गया इसका सेकंड स्टेप, अटैचमेंट। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हम बार बार बोल रहे हैं कि मिथियोनिन अगर एमिनो एसिड देखते हैं तो वहां पे वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे पहला प्रोसेस हम क्या बताए थे कि अटैचमेंट टू एमिनो एसिड, ठीक है, अटैचमेंट टू एमिनो एसिड, जैसे मान लो ये टीआरएनए है तो यहाँ पे कुछ कोड होगा, सपोज दैट मान लो एबीसी 3 कोड है, और ये एमआरएनए, यहाँ पे भी कुछ कोड होगा, यही ना हमारा एंटी कोडोन कहला ये कोडोन कहला ये दोनों मिलेगा तभी ना वो एमिनो एसिड बना पाएगा, फिर टीआरएनए कोई दूसरा टीआरएनए आएगा। तो मिथियोनिन जो होता है ये अटैचमेंट वाला पार्ट से ना छोड़ के, क्योंकि जब अटैचमेंट होगा तो अटैचमेंट हुआ फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पे पेप्टाइड बनता है, क्या बनता है, पेप्टाइड बनता है, तो ये डायरेक्टली इससे ना कनेक्ट होके सेकंड स्टेप में जब जाएगा तो वहां पे पेप्टाइड बन जाएगा, पेप्टाइड के साथ ये अटैच हो जाता है। इसलिए पहला जो है ये जो होता है मिथियोनिन, ये पहला एमिनो एसिड है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर एमिनो एसिड को अटैच कर दो तो प्रोटीन बन जाएगा, बट ये वाला एक एमिनो एसिड ऐसा है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको नोट करो, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, इसको नोट करो। हो गया सर। हो गया, चलो अब हम लोग का जो तीसरा स्टेप है वो है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। तीसरा प्रोसेस, ये बहुत ध्यान से समझना, आराम से समझेंगे, ठीक है ना, जो भी है सब चीज यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहला पार्ट होता है असेंबलेज ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो जब ये असेंबलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S दोनों होता है, ठीक है। और इस दोनों का जो है वो एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है, ये दोनों ये मिलके बनता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के केस में हम यहाँ लिख देते हैं ये 30 हो जाएगा और ये 50S लिखना नहीं भूलना क्योंकि यूनिट है, सब यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 40S और यहाँ पे हो जाएगा 60S। तो सबसे पहला पार्ट अगर हम स्मॉलर सब यूनिट को लेते हैं, किसको, स्मॉलर सब यूनिट को लेंगे तो ये क्या होता है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ mRNA, क्या हो गया, mRNA। सेकंड है लार्ज सब यूनिट, तो यहाँ पे तुम ध्यान देना कि पहला जो पॉइंट है ये 3 पॉइंट में कन्वर्ट होता है, तो ये अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड पहला पॉइंट, दूसरा होता है
पेप्टाइड, पेप्टाइड फॉर्मेशन, और तीसरा होता है एग्जिट प्रोसेस, जिसमें प्रोटीन बना और वो एग्जिट कर गया। ठीक है, तो जो अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड में क्या होता है, मतलब यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि टीआरएनए के साथ जो होता है वो, मतलब समझो कि यहाँ पे टीआरएनए, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड विथ टीआरएनए, ठीक है, वो यहाँ पे सबसे पहला अटैच्ड होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए, ये चीज होता है, इसका डायग्राम बनाए। दूसरा है पेप्टाइड फॉर्मेशन, और तीसरा हो जाता है एग्जिट। एग्जिट कहने का मतलब यहाँ है, एग्जिट कहने का यहाँ पे मतलब है मतलब एक तरह का एग्जिट साइट कहने का मतलब, एग्जिट साइट ले लो, अब एग्जिट साइट करने का मतलब बन गया तो उसको टर्मिनेट करके अलग कर देना, ऐसा होता है इसमें। तो ये दो इसमें चीज है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बाइंडिंग साइट की बात करते हैं तो स्मॉलर यूनिट में जाएगा, और अगर लार्ज सब यूनिट में तो ये 3 प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम मैकेनिज्म समझा रहे हैं, नोट करो। ओके इसमें एक और चीज लिख सकते, हाँ इसमें एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग, एमिनो एसाइल, ठीक है, एमिनो एसाइल रिसीव एमिनो एसिड, ठीक है, फ्रॉम टीआरएनए, फ्रॉम टीआरएनए एक्सेप्ट फर्स्ट एमिनो एसिड। एक्सेप्ट फर्स्ट एमिनो एसिड क्यों हम लिखें, आंसर दो तो। मिथायोनिन उसमें नहीं ना होगा तो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट होता है मिथायोनिन ही होता है, जो कि वो अटैच नहीं होगा, इसलिए हम वो लिख दिए, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है, इसको लिख ही लो ना, सही रहेगा, इससे अच्छा उसको याद कर लेना, इसको छोड़ ही दो, तो कंफ्यूज कर जाओगे, वो सही से दिख जाएगा, ठीक है। उसको नोट करो, बगल में नोट कर लो उसको, हम तो पहले इसको बता रहे हैं। हो गया, तो लिख लिया ना इसको, कोई दिक्कत, ठीक है। साइड में उसको लिखो जल्दी से। अब हम बनाने जा रहे हैं तुम लोग का फिगर। हम यहाँ पे ना टी, जो टीआरएन है ना, उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि उतना क्लोवर लीव्स लिख नहीं पाएंगे वहां पे, हो नहीं पाएगा टी। तो टी के साइड को हम लोग बोल देते हैं एंटी कोडोन, और एमआरएनए का जो होता है वो कोडोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम साइड में बता रहे हैं, जब टीआरएनए हम लोग लिख रहे हैं, टीआरएनए, ठीक है, तो टीआरएनए में जो स्टार्टिंग कोडोन है, जो स्टार्टिंग कोडोन है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, ए
AUG, AUG। ठीक है। तो सबसे पहला जो मिथियोनिन है वो पहला, इसको ए मतलब लिखे हैं, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विद टीआरएनए यहाँ पे आके कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कोडोन होगा और इसके साथ ये कनेक्ट होगा, सॉरी ये कोडोन होगा और इसके साथ टी आके कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब AUG आता है और अगर वो मिथियोनिन है तो ये यहाँ ना कनेक्ट होके पेप्टाइड फॉर्मेशन के पास कनेक्ट हो जाएगा, कहाँ होगा, सेकंड स्टेप में चला गया। इसको हम मिथियोनिन लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं AUG, ठीक है। अब ये हमारा वैसा है जैसे मान लो हम एग्जांपल के तौर पे हम वेलानिन ले लिए, तो वेलानिन हमारा अमीनो एसिड हो गया, कोडिंग हो गया, वो उसको कोड करने वाला मान लो AUG आ गया, तो ये स्टार्ट हो गया। तो वेलानिन का जो है यहाँ पे मतलब तुम्हारा mRNA में जो कोडिंग होगा उससे वो अटैच होगा, अटैच हुआ, फिर आगे बढ़ा, बॉन्ड बना, तो ये यहाँ अटैच होगा, सेकंड स्टेप में पेप्टाइड फॉर्मेशन और इधर से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। हम एक अभी एनसीईआरटी में तुमको फिगर बता के समझाना चाह रहे हैं, फिगर देखना वहां पे क्या बोल रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे समझ में जाएगा। मतलब सिंपल है, ये बताने का मतलब यही कि इस स्टेज में मिथियोनिन के छोड़ के कोई भी अगर आ गया अमीनो एसिड तो वो कोडिंग के साथ एमाइनो एसिड अटैच होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे तुमको दिखाना चाह रहे थे जो है जेनेटिक कोड, आज तो नहीं हुआ है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे फिगर में देखो, ठीक है, तो ये mRNA हो गया, ये राइबोसोम हो गया और ये जो tRNA हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो ये उल्टा है एक्चुअली में, यहाँ पे ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट में दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि वेलानिन और एलानिन, सेरीन वो है, तो ये जो अमीनो एसिड है एक टीआरएनए के साथ कोड हो रहा है, ये फिर आगे बढ़ा है, इस तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते ये टर्मिनल चला गया, ठीक है, और ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब एक टीआरएनए से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा कनेक्ट होते होते वो पेप्टाइड बना रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार आएगा टीआरएनए तो खत्म, वही बता रहे थे कि एक टीआरएनए जब आया तो वो फिर आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा जो है वो दूसरा टीआरएनए के साथ वो आके एमआरएनए का कोडिंग करेगा। देखो इसमें एकदम क्लियरली तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे दो टीआरएनए दिया है, एक टीआरएनए जो है वो एक के साथ जब कनेक्ट हुआ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अमीनो एसिड, इस तरह से लंबा चेन चला जाएगा। और यही चेन जो है जब पेप्टाइड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन 20 अमीनो एसिड चाहिए एक प्रोटीन बनाने के लिए, मान लो कोई प्रोटीन बनाना है उसके लिए मिनिमम 20 चाहिए, और 20 अगर उसको मिल गया तो 20 तक वो चेन का फॉर्मेशन करेगा। और अगर वो 20 तक नहीं करे, जब तक नहीं करेगा तब तक वो स्टार्ट होगा, जैसे ही प्रोटीन बना यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप कोडन और ये प्रोसेस स्टॉप, और फिर ये एग्जिट के थ्रू आई मीन उसका जो टर्मिनल पार्ट है वहां से कट के वो प्रोटीन अपना फिर काम करना स्टार्ट, क्योंकि प्रोटीन ही होता है जो एक तरह का जेनेटिक कैरेक्टर को जेनेटिक कैरेक्टर के फंक्शंस को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो कैरेक्टर हो या कोई भी मैकेनिज्म हो। तो इसी तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये चीज समझे, ये चीज अच्छे से समझ गया ना, किसी कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो, फिर से रिपीट करें, आंसर दो, फिर से रिपीट करें या फिर समझ गए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है क्या? फिर एक बार रिपीट। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास टीआरएनए है, पहला तो छोड़ ही दो, मिथियोनिन जो है वो तो अटैच होगा नहीं, आई मीन अटैच होगा बट वो अमीनो एसिड से ना जाके पेप्टाइड से अटैच। तो जब फर्स्ट अमीनो एसिड आता है मिथियोनिन को छोड़ के, ठीक है, तो ये वाला ये हमारा टीआरएनए है, तो ये जो है क्या है, एंटी कोडोन है, एंटी कोडोन। तो एंटी कोडोन अमीनो एसिड का जो अटैचमेंट वो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो कोड है वो क्या आएगा, AUG आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AUG, ठीक है। और mRNA में इसका कोडिंग है, तो जब ये आ गया तो ये स्टार्ट हो गया, और जब ये स्टार्ट हुआ तो फिर एक बना, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा टी आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर तीसरा टी आएगा, फिर क्योंकि एमिनो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड के साथ ही तो टी है, तो टी को यहाँ पे अटैच करना है,
mRNA का कोडिंग के साथ अटैच करना है, तो एक सिंगल आते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, दूसरा आएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, तीसरा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, इस तरह से बढ़ते 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 पेप्टाइड बनाते बनाते जब वो प्रोटीन बन जाएगा तो एग्जिट, ये जो ई लिखे हैं, ये एग्जिट वाला जो साइट है वहां पे आके वो अलग हो जाएगा। और अलग होने के लिए सबसे पहले उसको चेन को भी तो काटना है, तो चेन को काटने के लिए वहां पे एक स्पेशल टाइप का जो कोडोन है यूजीए, एयूजी जे स्टार्ट कोडोन, यूजीए जे यूजीए जे स्टॉप कोडोन। जब प्रोटीन बन जाएगा तो ये कोडोन आएगा, टीआरएनए के साथ ही आएगा और ये फंक्शन को स्टॉप करेगा, प्रोटीन बना वो बाहर निकला, फिर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो हर एक टीआरएनए अपना नया नया एमिनो एसिड को साथ लाके इस पे कनेक्ट रहेगा, इसी तरह से ये कनेक्ट करते 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 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। समझ में आया? ठीक है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से कनेक्ट हो रहा है, ये इधर से आ रहा है, इधर से कनेक्ट हो रहा है, वही चीज है इसमें। कोई दिक्कत? बोलो, प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, किसे समझाने के लिए तैयार है। समझ गया ना? देखो अब हम तुमको एक चीज जरूर बताना चाहेंगे, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन तो पूरा पढ़ा दिए हैं, तो तुम लोग एक बार पढ़ लेना। जेनेटिक कोड जो है अभी हम थोड़ा सा करेंगे, जेनेटिक कोड का हम लोग नेक्स्ट क्लास ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा याद करने वाला, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है? तो याद करा के ही करना ये चीज। कोडोन जेनेटिक कोड मत पढ़ना, डायरेक्टली तुम आना टीआरएनए मॉलिक्यूल, फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस में पढ़ना, ठीक है? ये पढ़ लोगे तुमको बहुत कुछ जो है, क्योंकि जो भी चीज है, जितना हम मैकेनिज्म इसमें बताएं उतना सारा एनसीईआरटी का लाइन में नहीं है, ध्यान रख। जो मैकेनिज्म हम समझाए हैं उतना ज्यादा इसमें नहीं है, बहुत सिंपली वे में हम समझाने का कोशिश हैं, और आई होप तुम लोगों को समझ में भी आया होगा सब कुछ सही से, क्या एक्टिवेट हो रहा, कौन क्या कर रहा है, तो सिंपल वे में हम किए उसको, ठीक है? बाकी बात पढ़ो, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो, पूछने में तो कोई मनाही है नहीं, ठीक है? और हाँ, तुम लोग को अगर कुछ डाउट होता है तो एक क्लास का ऐप है जिसमें तुम चैट सेक्शन में जाके तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है? उसको हम कभी भी रिप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो तुम जब पढ़ते हो क्वेश्चन अपना उसमें डालो और हम उसमें आंसर दे देंगे, ठीक है? मान लिया जाए तुमको कुछ प्रॉब्लम ही हो गया, कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन वगैरह उसमें तुम कर सकते हो, ठीक है? ऐसा हम कोशिश करेंगे उसमें क्वेश्चन वगैरह डालने का, और डालेंगे भी, ठीक है? लेकिन अगर पढ़ते टाइम तुम्हारे कुछ दिमाग में क्लिक करता है क्वेश्चन, तो जरूर डाल दिया करो, क्योंकि पढ़ाई के उठने के बाद हो सकता है वो क्वेश्चन हमारा याद नहीं रहा, हो सकता है तुम नहीं पूछ लो, तो हम चैट सेक्शन देखते रहते हैं, खोलते रहते हैं, ठीक है? अगर तुम लोग कोई भी इशू प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, तो जरूर उसमें डाल दिया करो, ठीक है? तो ताकि हम लोग देख, बाकी बात तुम लोग बुक पढ़ो, बुक में तुमको सब कुछ मिलेगा, ठीक है? और फिर समझो, जो नहीं समझ फिर हम तो हैं, क्लास तो होगा ही, क्लास तो रेगुलर हो ही रहा है, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, आज रहने दो। नेक्स्ट क्लास हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, ठीक है? और जेनेटिक कोड के पास नेक्स्ट जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में लैक ऑपरेन वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लैक ऑपरेन और जेनेटिक नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, ठीक है? प्रीवियस में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है? तो आज रहने दो इतना। और हाँ, लोग जो नहीं किए क्लास तो ठीक है, और जो किए थे क्लास ना, ये एक बार पढ़ना है, इसमें टैपिंग टैलिंग वगैरह है, ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो जरूर पूछना, ठीक है? और बोलो, और कुछ प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछना है? नो। ठीक है, समझ में आया? सुनिधि तुम आज लेट कर दे, पूरा ट्रांसलेशन तुम पूरा पढ़ी थी ना, छूटा नहीं ना कुछ, सर है ना? ठीक है, और कुछ पूछना है? पढ़े थे, पढ़ी सुनिधि पूरा?
पूरा एनसीईआरटी का Yes, लाइन पढ़े पढ़ी, पूरा। एनसीईआरटी को रीड की, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं ना है। देखो हम सबको बार बार बोल रहे हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है। इस हम क्यों बोल रहे हैं, इस पे बात हो चुका है पहले, इसलिए अब हम नहीं बताएंगे कि क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ो, पढ़ के आओ घर, मतलब उसका तुम नोट्स बनाओ। बाकी बात सिंप्लीफाई में हम जहाँ तक हो रहा है कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमको नहीं लगता है अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मतलब कभी मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ तक सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से तुम लोग मतलब पूछ सकते हो, बार बार हम बोलते हैं। बट एनसीईआरटी के लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि स्टेटमेंट वाइज या क्वेश्चन जो मेडिकल का बात कर रहे हैं वो वहीं से पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है वो, ठीक है। तो उस चीज को समझो क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज है एनसीईआरटी में, थोड़ा है घुमावा लैंग्वेज है घुमावा, तो तुम उसको समझने का कुछ, तो बाकी बात जो कॉन्सेप्ट है तुमको यही मिलेगा, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन उसमें लैंग्वेज को समझो, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वो लैंग्वेज को टफ कर देता है। बाकी बात कॉन्सेप्ट यही है, इससे बाहर नहीं आएगा। 99% है कि नहीं आएगा बाहर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो उससे ज्यादा एनसीईआरटी के बुक में जो कंटेंट है उससे ज्यादा ही हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो तुम करो। बार बार हम बोलने का रीजन ही है कि जब भी तुम एपीआर में बैठोगे तो तुमको आना चाहिए। हो तुमको सिंपल चीज समझ में, ये स्टेपिंग ये स्टेपिंग ये स्टेपिंग। बट एनसीईआरटी में है कि लाइन को समझ लोगे, यही चीज लिखा है बट थोड़ा दूसरी लैंग्वेज, और यही वही लैंग्वेज वो वहां पे पूछेगा क्योंकि टेस्ट तो करेगा। ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम लो थोड़ा टेस्टिंग रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। और ये टॉपिक जो है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब हम बोले ना इसमें बहुत ज्यादा मैकेनिज्म। अब तुमको कोई वैसा चीज नहीं रटने वाला नहीं, बस एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कुछ चीज है जो तुमको रटना याद करना पड़ सकता है जेनेटिक कोड में। बाकी सारा कॉन्सेप्ट, सारा टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ठीक है, उसको पढ़ो आगे। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास आगे जेनेटिक कोड एंड जीन एक्सप्रेशन जिसमें लैक ऑपरेंड पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वो मैकेनिज्म है। लैक ऑपरेंड जो होता है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के बाद लैक ऑपरेंड जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वो टॉपिक है, चाहे वो एकेडमिक में पूछे चाहे वो मेडिकल में पूछे, ठीक है। तो वहाँ पूछता है लैक ऑपरेंड से क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एकेडमिक में भी, थियोरेटिकल अगर पूछा तो वहां भी पूछता है, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा। ये सब इस चैप्टर का ये सब एकदम हिट टॉपिक है एकदम, ठीक है। तो ये सबको तैयार करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास जेनेटिक कोड एंड जीन एक्सप्रेशन, इसको रीड कर लेना। बाकी बात जो आज पढ़ाए हैं इसके पहले जो पढ़ाए उसको दोनों को पढ़ के आना, रिलेट करना कहाँ क्या है नहीं है, जो नहीं समझ आए पूछोगे, ठीक है। ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास